हेलो एवरीवन, कैसे हैं आप लोग। वेलकम टू पार्ट 11 30 कॉमर्स। मैं हूं हीर शाह, आपकी बिजनेस स्टडीज़ की एजुकेटर। जैसे कि आपको पता है हमारे सारे के सारे चैप्टर्स हो चुके हैं और हम अभी क्वेश्चन आंसर्स शुरू कर रहे हैं। और मैंने आपके साथ दो चैप्टर्स दैट इज सोर्सेज ऑफ बिजनेस फाइनेंस एंड इंटरनल ट्रेड के क्वेश्चन आंसर्स कर चुकी हूँ। अब आते हैं तीसरे चैप्टर पर, दैट इज कौन सा है, हाँ, स्मॉल बिजनेस एंड एंटरप्रेन्योरशिप डेवलपमेंट। आज हम इसके क्वेश्चन एंड आंसर्स करेंगे। बट ये जो चैप्टर है ना, काफ़ी ही ज़्यादा बड़ा है। सिंस बिकॉज ऑफ दैट हम क्या करेंगे, ये चैप्टर को हम आधे में डिवाइड कर लेंगे। फ़िलहाल के लिए हम IPR जो है वो हम ये क्लास में नहीं करेंगे। IPR के लिए मैं आपके लिए एक अलग से वीडियो बनाऊंगी। ये जो क्लास है ये आपका सिर्फ होगा एंटरप्रेन्योरशिप डेवलपमेंट तक का। इसमें मैं वहाँ तक के सारे ही क्वेश्चन एंड आंसर्स कंप्लीट करने की कोशिश करूँगी, जितने भी क्वेश्चन एंड आंसर्स है। 1 मार्क के, 3 मार्क के, 5 मार्क के, इसमें सारे ही क्वेश्चंस इंक्लूडेड है। ओके, सो एंड अगर मैंने ऐसा कुछ भी हो जिसमें मैंने कोई क्वेश्चन मिस कर दिया हो और वॉट एवर इट इज़, देन प्लीज़ लेट मी नो इन द कमेंट सेक्शन और मैं वो सारे क्वेश्चन के आंसर्स आपको ज़रूर दे दूँगी। ओके, लेट्स गो ऑन टू द फर्स्ट वन। पहला क्वेश्चन क्या है, फुल फॉर्म ऑफ NSIC और वो कब सेटअप हुआ था। देखिए क्या होता है, काफ़ी बार है ना हम डेट्स याद नहीं रखते हैं और यहीं पे हम पीछे रह जाते हैं क्योंकि डेट्स पूछते हैं। ओके, सो हमें NSIC सिर्फ 2 का फुल फॉर्म याद रखना है, NSIC और DIC। तो NSIC का फुल फॉर्म क्या है, नेशनल स्मॉल इंडस्ट्रीज कॉरपोरेशन। ओके, नेशनल स्मॉल इंडस्ट्रीज कॉरपोरेशन। और ये कब सेटअप हुई थी, 1955 में। ये आपको आ जाएगा 1 या 2 मार्क के लिए, क्योंकि अगर ये 2 मार्क का है तो इसका 1 मार्क पकड़ेंगे और इसका 1 मार्क पकड़ेंगे, और अगर 1 मार्क के लिए पूछा है तो आधा आधा मार्क दे देंगे। ओके, सो फुल फॉर्म ऑफ NSIC और वो कब सेटअप हुआ था। सो जैसे NSIC है वैसे DIC का भी होगा ही होगा। सो DIC का फुल फॉर्म क्या है, द डिस्ट्रिक्ट इंडस्ट्री सेंटर्स। वन वेरी इंपॉर्टेंट थिंग, ये देखिए यहाँ पे है ना, कभी भी फुल फॉर्म जब हो, ऑलवेज रिमेंबर ये जो N है नेशनल का वो हमेशा कैपिटल होना चाहिए, स्मॉल S कैपिटल होना चाहिए, इंडस्ट्रीज का I कैपिटल होना चाहिए और कॉरपोरेशन का C कैपिटल होना चाहिए। ये बहुत इंपॉर्टेंट चीज़ें हैं। देखिए छोटी छोटी चीज़ें हैं ना, ये काफ़ी ज़्यादा इंपॉर्टेंट होती है, वो हम मिस आउट कर देते हैं। सो ऑलवेज रिमेंबर, कभी भी कोई भी चीज़ का फुल फॉर्म होता है तो उसके जो फर्स्ट लेटर होते हैं हर एक के, वो उसके फुल फॉर्म में आप कैपिटल में ही लिखें। ओके, वैसे ही यहाँ पे भी देखिए डिस्ट्रिक्ट इंडस्ट्री सेंटर्स है, द से होता है, भले ही वो DIC है बट वी ऑलवेज कॉल इट द डिस्ट्रिक्ट इंडस्ट्री सेंटर्स। ओके, द भूलना नहीं है। और वो कब सेटअप हुई थी, 1 मई 1978 को। सेम ओवर हियर, ये भी या तो हमें 1 मार्क का या तो 2 मार्क के लिए हमें पूछ सकते हैं। ओके, दिस वन इज ऑल्सो 1 और 2 मार्क। सो DIC का फुल फॉर्म क्या है, द डिस्ट्रिक्ट इंडस्ट्रीज सेंटर्स, और वो कब सेटअप हुई है, 1 मई 1978 को। इजी क्वेश्चन है, लेट्स मूव ऑन टू द नेक्स्ट वन। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है, एंटरप्रेन्योरशिप का मतलब क्या है। ये आपको आ जाएगा 2 मार्क के लिए, छोटा सा है, सिर्फ उसका मीनिंग पूछा है। आप अगर चाहते हैं आप यहीं से लिख दें, और अगर आपको लग रहा है कि जो आपके पास दूसरा मीनिंग है, जो तरीके से आप समझे हो, वो अगर आपको बेटर लग रहा है तो आप वैसे भी लिख सकते हैं। सो एंटरप्रेन्योरशिप क्या है, प्रोसेस ऑफ सेटिंग अप one's own business as distinct from pursuing any other economic activity। मतलब अपना खुद का बिजनेस सेटअप करना, ना कि कोई दूसरी बिजनेस एक्टिविटी करना, जैसे कि एम्प्लॉय या तो एक प्रोफेशनल। ओके, ये दोनों होते हैं, वो ना करके अपना खुद का बिजनेस चालू करना, इसे कहते हैं एंटरप्रेन्योरशिप। ओके, बी इट एम्प्लॉयमेंट और प्रैक्टिसिंग सम प्रोफेशन। ओके, एंटरप्रेन्योरशिप इज द प्रोसेस ऑफ setting up one's own business as distinct from pursuing any other economic activity। मतलब कोई दूसरी इकोनॉमिक एक्टिविटी करने की जगह पे हम अपना खुद का जब बिजनेस ओपन कर रहे हैं उसे कहते हैं एंटरप्रेन्योरशिप। वो कुछ भी हो सकता है बिजनेस एक्टिविटी, या तो एम्प्लॉयमेंट, या तो मैं कहीं जॉब कर रही हूँ, या तो मैं एज अ प्रोफेशनल काम कर रही हूँ। एज अ प्रोफेशनल कौन होता है, CA जो लॉ परस्यू कर रहे हैं, डॉक्टर्स जो है, वो सारे प्रोफेशनल्स में आते हैं। ओके,
जैसे एंटरप्रेन्योरशिप का था वैसे हम एंटरप्रेन्योर का भी मीनिंग जानते हैं। एंटरप्रेन्योर कौन होता है? एंटरप्रेन्योर एक पर्सन है जो बिजनेस सेटअप कर रहा है। ओके, सो द पर्सन हु सेट अप हिज बिजनेस इज कॉल्ड एन एंटरप्रेन्योर। जो अपना खुद का बिजनेस सेटअप कर रहा हो उसे हम क्या कहते हैं? एंटरप्रेन्योर। ओके, अभी ये 3 टर्म्स एक साथ आते हैं। सबसे पहला हमें जो हमने अभी पढ़ा वो था एंटरप्रेन्योरशिप के बारे में पढ़ा, उसका मीनिंग क्या है। फिर अभी हमने पढ़ा एंटरप्रेन्योर कौन है। इसके बाद नेक्स्ट आता है एंटरप्राइज। ये 3 ईज जो है वो साथ में ऐसे उसका मीनिंग जो है साथ में कनेक्टेड है। जैसे एंटरप्रेन्योरशिप क्या होता, एंटरप्रेन्योरशिप होता है अपना खुद का बिजनेस चालू करना। ओके, एंटरप्रेन्योर कौन है? जो एक इंसान है जो बिजनेस चालू कर रहा है। और एंटरप्राइज क्या होती है? वो बिजनेस है ना, उसी को हम एंटरप्राइज कहते हैं। ओके, सो व्हाट इज एंटरप्राइज? जो बिजनेस हमने सेटअप किया है दैट इज समथिंग विच वी कॉल एज एन एंटरप्राइज। नेक्स्ट क्वेश्चन पर आते हैं। What are the different parameters used to measure the size of the business? बिजनेस का साइज क्या है? क्या वो माइक्रो है, क्या वो स्मॉल है, क्या वो मीडियम एंड बिजनेस है, या तो वो लार्ज है? वो हम किस बेसिस पे हम डिसाइड करते हैं? उसके कौन से बेसिस है? सबसे पहले कितने लोगों को एम्प्लॉयमेंट दिया है मैंने, कम लोग हैं, काफ़ी ही हज़ारों में लोगों को, लाखों लोगों को एम्प्लॉयमेंट दिया है, उसके ऊपर मैं डिसाइड करती हूँ कि वो बिज़नेस कौन सा है, माइक्रो, स्मॉल या मीडियम या तो लार्ज। कितना कैपिटल इन्वेस्ट किया है, कितने पैसे डाले हैं बिजनेस को चालू करने के लिए, वो हो जाता है अपना सेकंड पॉइंट। फिर आता है वॉल्यूम ऑफ आउटपुट और वैल्यू ऑफ आउटपुट। वॉल्यूम मतलब कितनी चीज़ें, कितना मैंने गुड्स प्रोड्यूस किया है। अगर लार्ज स्केल होती है तो हमें पता है एक बड़ी सी इंडस्ट्री में अगर कपड़े मैन्युफैक्चर हो रहे हैं तो एट अ टाइम हज़ारों कपड़े प्रोड्यूस होते हैं। ओके, जबकि अगर वही चीज़ अगर एक स्मॉल एंटरप्राइज में हो तो क्या होता है, एट अ टाइम वो लोग कम कपड़े प्रोड्यूस कर पाते हैं। सो दीज आर द डिफरेंट पैरामीटर्स जिसके ऊपर मैं डिसाइड कर सकती हूँ वो बिजनेस कौन सी है। क्या वो माइक्रो है, क्या वो स्मॉल है, या वो मीडियम है, या तो वो लार्ज है। सो दीज आर द पैरामीटर्स। सबसे पहला कौन सा था? कितने लोग, एम्प्लॉयमेंट कितने लोगों को दी है, दैट इज द फर्स्ट वन। ऐसे याद रखना है। देखिए पूरा सेंटेंस मत याद रखे, उसका जो की वर्ड्स है उसे याद रखते हैं ना तो पूरा हम सेंटेंस अपने से लिख पाते। सबसे पहला कौन सा था? एम्प्लॉयमेंट के ऊपर। दूसरा किसके ऊपर था? कितना कैपिटल है उसके ऊपर था। तीसरा कौन सा था? आउटपुट के ऊपर, कितना आउटपुट है, ओके, कितना गुड्स प्रोड्यूस हो रहा है। तो ये 3 चीज़ों के ऊपर वी कैन डिसाइड कि वो बिजनेस का साइज क्या है। ओके, चलो नेक्स्ट क्वेश्चन पे आते हैं। जैसे मैंने आपको एंटरप्राइज का बता रही थी, एंटरप्राइज क्या होता है? द आउटपुट ऑफ द प्रोसेस, मतलब वो जो बिजनेस है ना उसी को हम एंटरप्राइज कहते हैं। मैंने जैसे आपको कहा एंटरप्रेन्योरशिप क्या है? अपना खुद का बिजनेस चालू करना। एंड एंटरप्रेन्योर कौन है? जो बिजनेस कर रहा है। और एंटरप्राइज क्या है? वो बिजनेस जो है उसी को हम एंटरप्राइज कहते हैं। आई वुड सजेस्ट आप इसका डेफिनेशन एज इट इज़ याद रख ले। एंटरप्राइज का काफ़ी ज़्यादा छोटा है, ज़्यादा दिक्कत नहीं आएगी। एक कितने बहुत एक सेंटेंस भी इतना छोटू सा है। सो यू कैन रिमेंबर दिस डेफिनेशन वेरी इजीली। ये आपको आ जाएगा 1 मार्क के लिए, उससे ज़्यादा मार्क का ये क्वेश्चन पॉसिबल नहीं है। ओके, बट या तो ऐसा हो सकता है कि आपको 2 क्वेश्चन मर्ज करके साथ में पूछे, हु इज़ एन एंटरप्रेन्योर, व्हाट इज़ एन एंटरप्राइज, दोनों आपको साथ में पूछ सकते हैं। सो वो 2 मार्क के लिए आपको आ सकता है। लेट्स मूव ऑन टू द नेक्स्ट क्वेश्चन। एनी 2 प्रोग्राम स्पेशली सेटअप टू प्रमोट स्मॉल स्केल एंटरप्राइजेस। ऐसे प्रोग्राम जो स्मॉल स्केल एंटरप्राइज को प्रमोट करने के लिए हो। काफ़ी ही सारे हैं बट हमारे सिलेबस में सिर्फ 2 है तो वही दोनों का नाम लिख दो, NSIC एंड DIC। वैसे तो और भी काफ़ी थे, नबार्ड भी था, करेक्ट, तो वो हम लोगों को अभी नहीं है। वी जस्ट हैव टू रिमेंबर दीज 2। वैसे अगर आपको जितने दिए हुए हैं उसमें से भी अगर आप कोई नाम लिख देंगे आपको रॉन्ग नहीं देंगे वो लोग, बिकॉज दीज आर ऑल्सो द प्रोग्राम्स विच हैव बीन सेटअप बाय द गवर्नमेंट, सो नॉट एन इश्यू। बट NSIC DIC याद है इसलिए वही लिख दो, बेटर है वो, है ना। सो ये भी आपको आ जाएगा 2 मार्क के लिए क्योंकि 2 नाम थे। नेक्स्ट आता है, हाउ मच डू स्मॉल इंडस्ट्रीज इन इंडिया अकाउंट फॉर द टोटल इंडस्ट्रियल यूनिट।
ये अभी आ गया आपको। अगर आपने चैप्टर बहुत अच्छे से ध्यान से पढ़ा होगा तो ही आप इसका आंसर दे पाएंगे। वो लोग पूछ रहे हैं हाउ मच डू स्मॉल इंडस्ट्रीज इन इंडिया अकाउंट फॉर टोटल इंडस्ट्रियल यूनिट। इंडस्ट्रियल जितने यूनिट्स है उसमें से स्मॉल स्केल जो इंडस्ट्री है वो टोटल कितनी है? 95%। ओके, टोटल 95% जितनी इंडस्ट्रीज है उसमें से 95% कौन सी है? हमारी स्मॉल इंडस्ट्रीज है। ओके, सो दिस इज समथिंग यू हैव टू रिमेंबर। अगर आप लोग वो चैप्टर देखिए, कभी भी कुछ भी हो, ऑलवेज रीड द चैप्टर वेरी केयरफुली। ऐसे जो छोटे छोटे हमारे पास ये सारी चीज़ें आती हैं ना, नंबर्स और वो सब, वो हमें याद रखना बहुत इंपॉर्टेंट है, क्योंकि यही चीज़ों पे वो लोग हमें क्वेश्चन पूछते हैं। ओके, क्योंकि दे नो कि बच्चे लोग ये सब याद नहीं रखते, वो लोग बड़े बड़े जो आंसर्स है वो अच्छे से करके जाएंगे। अरे बट छोटे छोटे वाले भी जो है वो भी तो हमें करने पड़ेंगे, उसी में बच्चे लोग मार्क्स अपने गवा देते हैं। ओके, चलो नेक्स्ट पर आ जाते हैं। What is the parameter used by the government to identify small scale service enterprise? Small scale service enterprise को अगर आइडेंटिफाई करना हो तो कैसे कर सकते हैं? या तो ये पूछ सकते हैं या तो आपको पूछ सकते हैं डेफिनेशन यूज्ड बाय गवर्नमेंट फॉर स्मॉल स्केल इंडस्ट्री। मैंने आपको ये दोनों एक साथ इसलिए दिए हैं क्योंकि देखिए यहाँ पे वेरी इंपॉर्टेंट टू नो, यहाँ पे सिर्फ सर्विस की बात की है। सो एक स्मॉल स्केल इंडस्ट्री को सर्विस में कब माना जाएगा? वो जब वो स्मॉल में उसे कब माना जाएगा? ना माइक्रो, ना मीडियम, ना लार्ज। व्हेन इज इट कंसिडर्ड टू बी स्मॉल? सर्विस की ही बात की है। उसके लिए हम सिर्फ ये पॉइंट लिखेंगे। ओके, जब इन्वेस्टमेंट 10 लाख से ज़्यादा हो बट 2 करोड़ से कम हो तभी ही उसको माना जाता है कौन सा? स्मॉल सर्विस एंटरप्राइज। ओके, सो स्मॉल सर्विस अगर पूछा, आप दोनों नहीं लिखेंगे, यू हैव टू रिमेंबर दैट। सिर्फ सर्विस के बारे में बात कर रहे हैं। वैसे ही अगर यहाँ पे सर्विस की जगह पे आपको मानो मैन्युफैक्चरिंग एंटरप्राइज बताया होता, अगर मैन्युफैक्चरिंग बताया होता तो आप फर्स्ट पॉइंट लिखते थे। ठीक है, क्लियर? जो सेकेंड वाला क्वेश्चन है, डेफिनेशन यूज्ड बाय गवर्नमेंट फॉर स्मॉल स्केल इंडस्ट्री, गवर्नमेंट के अकॉर्डिंग स्मॉल स्केल इंडस्ट्री कौन सी है? ये क्वेश्चन के लिए आई जस्ट चेंज द कलर। ये क्वेश्चन के लिए आप दोनों ही पॉइंट्स लिखेंगे। ठीक है, ये क्वेश्चन के लिए आप दोनों ही पॉइंट्स लिखेंगे। गवर्नमेंट एक इंडस्ट्री को स्मॉल स्केल इंडस्ट्री कब मानती है? सो अगर वो मैन्युफैक्चरिंग इंडस्ट्री है तो उसके जो प्लांट एंड मशीनरी उसने खरीदे हैं 25 लाख से ज़्यादा होने चाहिए पर 5 करोड़ से कम होने चाहिए। दैट इज़ व्हेन इट इज़ इंक्लूडेड इन अ स्मॉल स्केल मैन्युफैक्चरिंग इंडस्ट्री। वैसे ही सर्विस के लिए कब? जब भी उसने जो इक्विपमेंट्स खरीदे हैं 10 लाख से ज़्यादा होने चाहिए बट 2 करोड़ से कम होने चाहिए, तभी उसको स्मॉल स्केल सर्विस इंडस्ट्री माना जाता है। सो फर्स्ट क्वेश्चन के लिए सिर्फ सेकेंड पॉइंट, जबकि सेकेंड क्वेश्चन के लिए हमें दोनों ही पॉइंट्स लिखने पड़ेंगे। रिमेंबर दैट। प्लीज ऑलवेज रीड द क्वेश्चन फर्स्ट। हमारा पता है क्या होता है, क्वेश्चन आधा पढ़ लिया, हमें लगा रहे हाँ इसका आंसर पता है, फटाफट से लिखना शुरू कर देते हैं। बट पूरा क्वेश्चन रीड करो, उसे समझने की तो कोशिश करो कि क्वेश्चन में हमें पूछा क्या है। ओके, सो दिस वाज द आंसर। लेट्स गो ऑन टू द नेक्स्ट क्वेश्चन। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है हमारा? एम क्या है एनएसआईसी का? एनएसआईसी का एम, वैसे ही देखिए अभी एनएसआईसी जब आपने पढ़ा होगा, जो 4 पॉइंट्स दिए हैं ना वो बच्चों ने काफ़ी अच्छे से याद रख लिए होंगे, बट उसके ऊपर जो पैराग्राफ था वो किसी ने ज़्यादा पढ़ने के लिए कोशिश नहीं की होगी, उसमें यह आंसर है। ओके, एम क्या है उनका? प्रमोट, एड एंड फॉस्टर क्या? ग्रोथ ऑफ द स्मॉल यूनिट्स। जो छोटी छोटी बिजनेस एंटरप्राइज है उसके लिए क्या? 3 याद रखो, प्रमोट, एड एंड फॉस्टर। ओके, ये तीन याद रखने हैं। ये उनका क्या है? ऑब्जेक्टिव है। प्रमोट मतलब उन्हें और आगे बढ़ाना, एड मतलब क्या होता है? उनको जो भी सपोर्ट चाहिए वो देना, फॉस्टर का मतलब क्या है? उन्हें एनकरेज करना। ओके, सो ये 3 चीज़ें उनकी ऑब्जेक्टिव है ताकि जो स्मॉल बिजनेस यूनिट्स है उसका ग्रोथ हो सके। दिस इज देयर ऑब्जेक्टिव। ओके, चलो नेक्स्ट क्वेश्चन पे जाते हैं। ये भी आपका 2 मार्क का ही क्वेश्चन है, उससे ज़्यादा मार्क्स के लिए ये नहीं आएगा। आपको ये सारे, मैं सारे ही क्वेश्चंस आपके साथ कवर पता है इसलिए कर रही हूँ ताकि जितना भी छोटा छोटा चीज़ें हो जो आप लोगों ने मिस आउट कर दिया हो
वो आप यहाँ से देख सके। बट अगर ऐसा कुछ हो कि मैंने कुछ मिस आउट कर लिया है, प्लीज़ यू ऑल लेट मी नो अबाउट दैट। ओके, चलो नेक्स्ट पे आते हैं। कोई भी 3 कैरेक्टरिस्टिक्स बताने हैं स्मॉल बिजनेस के। स्मॉल बिजनेस के क्या क्या कैरेक्टरिस्टिक्स होते हैं? देखिए, सबसे पहले जो स्मॉल बिजनेस है उसमें कैपिटल जो कैपिटल इन्वेस्टेड होता है कम होता है, ज़्यादा नहीं होता। मतलब माइक्रो से ज़्यादा होगा बट मीडियम और मीडियम और लार्ज से कम होगा। ये उनका फर्स्ट है। जो जितने उन लोगों ने लोग एम्प्लॉय किए हुए होते हैं, ज़्यादा लोगों को एम्प्लॉय नहीं करते हैं, कम लोगों की यहाँ पे एम्प्लॉयड होते हैं। यहाँ पे लार्ज में कैसे हज़ारों लाखों लोगों को एम्प्लॉय करते हैं ना, यहाँ पे इतने नहीं होते। यू कैन काउंट देम ऑन योर फिंगर्स, उससे थोड़े ज़्यादा बट काफ़ी ही कम लोग होते हैं। ओके, सो जो नंबर ऑफ पीपल आर लेस, कैपिटल जो इन्वेस्ट किया है वो भी कम है, लेबर इंटेंसिव है रादर देन कैपिटल इंटेंसिव। लेबर यहाँ पे टेक्नोलॉजी से ज़्यादा यहाँ पे लोगों को एम्प्लॉय करते हैं, क्योंकि यहाँ पे मैनुअली हाथ का काम और वो सब होता है। ओके, सो दिस इज लेबर इंटेंसिव रादर दैन कैपिटल इंटेंसिव। ये है 3 कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ स्मॉल बिजनेस यूनिट। चलो नेक्स्ट पर आ जाते हैं। हाउ डू स्मॉल स्केल इंडस्ट्रीज कॉन्ट्रीब्यूट टू द सोशियो इकोनॉमिक डेवलपमेंट ऑफ इंडिया? इंडिया में सोशियो इकोनॉमिक डेवलपमेंट के लिए कैसे हेल्प करती है उसके बारे में पूछा है। ये क्वेश्चन है ना, आपको 3 मार्क के लिए भी आ सकता है, 5 मार्क के लिए भी आ सकता है, इनफैक्ट आपको ये 1 या 2 मार्क के लिए भी आ सकता है। इतने सारे पॉइंट्स है ना, डिपेंडिंग अपॉन कितने मार्क्स के लिए आया है यू विल राइट इट अकॉर्डिंगली। ओके, 2 मार्क के लिए आया तो 2 पॉइंट लिखो, 3 के लिए आया तो 3, 5 के लिए आया तो 5 पॉइंट लिख देने हैं। ओके, सो ऑलवेज डू ऑल द पॉइंट्स, क्योंकि हमें नहीं पता ना कितने मार्क्स के लिए आने वाला है, दैट्स वाई। ओके, फर्स्ट पॉइंट क्या था, कैसे वो कर रहा है? सबसे ज़्यादा लार्जेस्ट शेयर ऑफ इंडस्ट्री का स्मॉल स्केल इंडस्ट्री में ही है, आपको याद होगा तो 95%। ओके, नेक्स्ट पॉइंट क्या है? सेकेंड मोस्ट नंबर ऑफ पीपल को एम्प्लॉय करता है। एग्रीकल्चर के बाद अगर सबसे ज़्यादा लोग अगर कहीं पे एम्प्लॉयड है तो वो है स्मॉल स्केल इंडस्ट्री में। ओके, एंड जनरेट्स मोर अपॉर्चुनिटीज़ फॉर एम्प्लॉयमेंट एज पर कैपिटल इन्वेस्टेड। जो हिसाब से कैपिटल इन्वेस्ट किया होता है उस हिसाब से काफ़ी ही लोगों को वो लोग एम्प्लॉयमेंट अपॉर्चुनिटी देते हैं। थर्ड पॉइंट क्या है? देखिए, जो स्मॉल स्केल इंडस्ट्री है ना उसमें लोग काफ़ी कम होते हैं। लोग कम होते हैं उस वजह से क्या होता है कि जो डिसीजन मेकिंग होता है वो काफ़ी ज़्यादा क्विक होता है, बिकॉज दे डोंट हैव टू कंसल्ट मैनी पीपल। ओके, कम लोगों के साथ उन्हें कंसल्ट करना होता है, या तो कभी कभी ऐसा भी होता है कि वो लोग खुद ही डिसीजन ले लेते हैं कि व्हाट डू दे वांट टू डू। इस वजह से अगर कोई भी अपॉर्चुनिटी होती है तो वो लोग ईजिली ग्रास्प कर पाते हैं। सो व्हाट आर दे सेइंग? सिंस डिसीजन मेकिंग इज रैपिड इट एनेबल्स, कॉमा आ जाएगा यहाँ पे, सॉरी, it enables faster implementation of projects that results in enhancing output। मेरा वापस से यहाँ पे I'm sorry, enhancing output। ओके, कैपिटल यहाँ पे कम ज़रूरत लगती है, उस वजह से क्या होता है लोग अपना खुद का बिजनेस चालू कर पाते हैं। ओके, उन्हें जॉब ढूंढने की ज़रूरत इतनी नहीं पड़ती अगर कोई अनएम्प्लॉयड है तो। सो उस वजह से क्या हो जाता है, वो जो इंसान है वो जॉब सीकर ना होके वो जॉब प्रोवाइडर बन जाता है। ओके, फिर ये ऐसे सारे प्रोडक्ट्स जो है वो मैन्युफैक्चर करता है कम कैपिटल के साथ। इस वजह से क्या होता है वो सारे रीजन में भी और ऐसी जगह पे उनकी मैन्युफैक्चरिंग यूनिट होती है जो थोड़ा रूरल एरिया में भी हो। ज़रूरी नहीं है, स्मॉल स्केल इंडस्ट्री जो होती है वो अर्बन एरिया से ज़्यादा रूरल एरिया में होती है। रूरल एरिया में होने की वजह से वहाँ पे जितने भी वहाँ के रिसोर्सेज है दे ट्राई टू यूज़ दैट। और वो लोग कि इस वजह से जो गुड्स होते हैं काफ़ी ज़्यादा सिंपल होते हैं, सिंपल गुड्स प्रोड्यूस करते हैं। उस वजह से क्या होता है रूरल एरिया में है तो जो बैकवर्ड एरिया है वहाँ का भी डेवलपमेंट होता है। ओके, सो क्या होता है ऑल ओवर इंडिया कंप्लीट ऐसे बैलेंस डेवलपमेंट है। ऐसा नहीं है कि अर्बन एरिया काफ़ी ज़्यादा डेवलप्ड हो गया और जो रूरल एरिया है काफ़ी ज़्यादा पीछे रह गया। सो दैट डज नॉट हैपन बिकॉज ऑफ द स्मॉल स्केल इंडस्ट्री। ऑल ओवर इंडिया प्रॉपर डेवलपमेंट होता है। रीजनल डेवलपमेंट जो है बैकवर्ड एरिया का डेवलपमेंट वो भी इनकी वजह से हो पाता है। ओके, सो ये है 5 पॉइंट्स आपके। अगर आपके पास और भी कोई पॉइंट्स है यू कैन राइट दैट ऑल्सो। ओके, चलो
स्मॉल बिजनेस का रोल क्या है रूरल इंडिया में? रूरल इंडिया में क्या रोल है उनका? ओके, सेम ओवर हियर, ये भी आपको क्या हो सकता है, 2 मार्क का, 3 मार्क का, 5 मार्क का, कितने भी मार्क्स के लिए आपको ये आ सकता है। ओके, फर्स्ट पॉइंट क्या है? एम्प्लॉयमेंट अपॉर्चुनिटी देता है लोगों को। ओके, क्योंकि यहाँ पे जो इकोनॉमिकली वीक लोग हैं उन लोगों को एम्प्लॉयमेंट अपॉर्चुनिटी दे रहा है। सेकेंड क्या है? इकोनॉमी के ग्रोथ में हेल्प कर रहा है, क्योंकि टोटल 45% जो गुड्स एक्सपोर्ट होते हैं इंडिया से, वो कौन करता है? स्मॉल स्केल इंडस्ट्री वाले करते हैं। ओके, रूरल एरिया को डेवलप करने में काफ़ी ज़्यादा ये मददगार है। कैसे? मैंने जैसे आपको समझाया, स्मॉल स्केल इंडस्ट्री जब रूरल एरिया में ओपन करते हैं तो क्या होता है, वहाँ का वो रूरल एरिया डेवलप हो रही है। ओके, फिर क्या है, देखिए अभी क्या होता है, ये डेवलप हो रही है, यहाँ के लोगों को एम्प्लॉयमेंट मिल रही है। लोगों को अगर एम्प्लॉयमेंट मिल रही है तो फिर कोई भी शहर आना प्रेफर नहीं करेगा, बिकॉज दे आर गेटिंग द जॉब इन देयर ओन विलेज, राइट? सो दे वोंट कम टू एन अर्बन एरिया। इससे क्या होता है, माइग्रेशन जो है वो कम हो जाती है ऑफ पीपल हु आर कमिंग टू लुक फॉर जॉब इन अर्बन एरियाज। ओके, फिर इनकम डिस्ट्रीब्यूशन में भी काफ़ी ज़्यादा हेल्प करता है। कैसे? क्योंकि देखिए छोटे छोटे गांव में अगर खोल रहे हैं तो उनको इनकम प्रॉपरली, सब पूरे ही इंडिया में सिर्फ अर्बन एरिया में ही इनकम डिस्ट्रीब्यूशन प्रॉपरली नहीं हो रही है, जबकि रूरल एरिया में भी इनकम डिस्ट्रीब्यूट हो रही है। ओके, क्योंकि यहाँ पे वो लोग इंडस्ट्री सेटअप कर रहे हैं, इसलिए इनकम डिस्ट्रीब्यूशन प्रॉपर होता है। 5 पॉइंट है। ओके, जैसे मैंने आपको कहा, आपके पास अगर कोई और पॉइंट है जो आपको लग रहा है, आप लिख सकते हैं, यू कैन राइट दैट टू। स्मॉल बिजनेस इज बिजनेस एट स्मॉल स्केल, मतलब स्मॉल बिजनेस जो है वो स्मॉल स्केल वाला बिजनेस है, जो छोटे पैमाने पे किया जाता है। होप आई एम यूजिंग द राइट वर्ड। डू यू अग्री विद दैट? इफ यू डू, एक्सप्लेन दैट। बट अगर आप अग्री नहीं कर रहे हैं तो भी आपको वो चीज़ एक्सप्लेन करनी पड़ेगी। बट ऑब्वियसली स्मॉल बिजनेस जो है वो स्मॉल स्केल पे चलता है। वाई डू वी अग्री टू दैट? इट इज़ दैट दिस स्टेटमेंट इज एक्चुअली ट्रू। ओके, व्हाट इज द रीजन बिहाइंड दैट? सबसे पहले देखो क्या होता है, गवर्नमेंट का जो क्राइटेरिया है, ये सेम वापस से वही आंसर आ गया। ये स्मॉल स्केल पे हम इसे क्यों मान रहे हैं? क्योंकि गवर्नमेंट का जो क्राइटेरिया था, क्या कहा था मैंने, अगर मैन्युफैक्चरिंग होगी तो फिर उनका जो कैपिटल इन्वेस्टेड होगा वो क्या होगा, 25 लाख से ज़्यादा और 5 करोड़ से कम। कम पैसा है ना, इतने ज़्यादा नहीं है। अगर आप कोई बड़ी बड़ी लार्ज इंडस्ट्रीज़ को देखने जाएंगे, वो लोगों का जो कैपिटल इन्वेस्टेड होता है वो हज़ारों करोड़ों में होता है। ओके, सो इनका तो उस हिसाब से काफ़ी ज़्यादा कम है। और अगर वो ही अगर एक सर्विस में देखे जाए, उनका तो और भी ज़्यादा कम है। उनका जो है 10 लाख से ज़्यादा होना चाहिए और 2 करोड़ से कम। बट किस में इन्वेस्टमेंट? मैन्युफैक्चरिंग का, अगर प्लांट एंड मशीनरी में वो जो इन्वेस्ट कर रही है उसकी बात कर रहे हैं वो लोग, ठीक है? प्लांट एंड मशीनरी में जो इन्वेस्ट कर रहे हैं उसकी बात कर रहे हैं, जबकि सर्विस के लिए वो लोग जो इक्विपमेंट्स खरीदते हैं, ओके, द इक्विपमेंट्स दैट दे आर बाइंग, उसकी बात कर रहे हैं कि उसमें आप जो इक्विपमेंट्स जो आप खरीद रहे हैं उसका आपका जो इन्वेस्टमेंट है वो 10 लाख से ज़्यादा या तो 2 करोड़ से कम होना चाहिए, तभी ही हम आपको स्मॉल। सो दैट्स ट्रू, राइट? ये काफ़ी ज़्यादा कम वैल्यू है एक्चुअली। अगर हमें देखने में लग रहा है बाप रे 2 करोड़ इतने ज़्यादा इन्वेस्टमेंट, बट अगर आप मीडियम और लार्ज के देखने जाएंगे, द अमाउंट ऑफ कैपिटल दैट दे इन्वेस्ट इन देयर बिजनेस, इन द इक्विपमेंट्स एंड इन द प्लांट एंड मशीनरी इज़ ह्यूज। उनके हिसाब से इनका जो कैपिटल है वो काफ़ी ही ज़्यादा कम है। ओके, सो दैट्स द रीज़न इनको हम स्मॉल स्केल पे ये लोग बिजनेस कर रहे हैं, ज़्यादा बड़े पैमाने पे वो लोग बिजनेस नहीं कर रहे, एंड वी अग्री टू दिस स्टेटमेंट। ठीक है, ये क्वेश्चन आपको आ जाएगा 3 मार्क्स के लिए। ओके, ये आ जाता है 3 मार्क्स के लिए। नेक्स्ट क्वेश्चन पर जाते हैं। ऑब्जेक्टिव ऑफ स्मॉल बिजनेस इन रूरल इंडिया। स्मॉल बिजनेस का जो है ऑब्जेक्टिव क्या है, रूरल इंडिया में क्यों चालू कर रहा है स्मॉल बिजनेस? काफ़ी ज़्यादा ऑब्जेक्टिव है। सबसे पहला क्या है, स्मॉल स्केल में बिजनेस करने का रीज़न ये है कि एम्प्लॉयमेंट अपॉर्चुनिटी मिले। ये आपको हर एक जगह पे मिलने वाला है ये पॉइंट, एम्प्लॉयमेंट अपॉर्चुनिटी। रूरल इंडिया में कोई भी बिजनेस करने का रीज़न क्या होता है? सबसे पहला होता है एम्प्लॉयमेंट अपॉर्चुनिटी मिले उस वजह से, और टोटल रीजनल डेवलपमेंट हो। ये दोनों पॉइंट्स आप आंख बंद करके लिख सकते हैं अगर कभी भी रूरल इंडिया की बात करें। ओके, क्योंकि रूरल इंडिया में बिजनेस करने का यही रीज़न होता है। सो एम्प्लॉयमेंट अपॉर्चुनिटी मिले। नेक्स्ट क्या है,
इकोनॉमिक बैकवर्डनेस हटाने के लिए, जैसे मैंने आपको कहा इकोनॉमिकली इतनी ज़्यादा बैकवर्ड है, यहाँ पे इतना बहुत गरीबी है, वो हटाने के लिए अगर वो हट जाए, इस वजह से स्मॉल इंडस्ट्रीज़ जो है वो यहाँ पे सेटअप करते हैं ताकि लोगों को एम्प्लॉयमेंट मिले, लोगों के पास पैसे आए, ठीक है। सो रीजनल इम्बैलेंस है वो कम करता है। ऑप्टिमम यूटिलाइजेशन होता है रिसोर्सेज का, जो सारे रिसोर्सेज है ये सारे रूरल एरियाज़ के वहाँ पे जो यूज़ नहीं हो रहे थे, स्मॉल बिजनेस यूनिट क्या करती है, रादर दैन इम्पोर्टिंग इट फ्रॉम आउटसाइड इंडिया, इम्पोर्ट करने की जगह पे रिसोर्सेज को यहीं पे जो लोकली उन्हें रिसोर्सेज मिल रहे हैं, दे यूज़ दोज रिसोर्सेज ओनली। स्टैंडर्ड ऑफ लिविंग बढ़ता है। अगर मैं जो पैसे कमा रही हूँ, मानो मैं अभी फ़िलहाल कमा रही हूँ 5 लाख, ठीक है, राइट नाउ आई एम अर्निंग 5 लाख, तो मैं जो गुड्स यूज़ कर रही हूँ वो थोड़े ठीक ठाक होंगे। ओके, ये 5 लाख एक साल के हैं, पर एनम, एक महीने के नहीं है, 5 लाख पर ईयर के है, एक साल में मैं 5 लाख कमा रही हूँ। सो वॉट एवर गुड्स दैट आई एम यूजिंग वो थोड़ा ठीक ठाक होंगे। मैं जो कपड़े खरीद रही हूँ वो भी मैं इतने ज़्यादा महंगे नहीं खरीदूंगी। बट इमेजिन मैंने अपनी जॉब कहीं चेंज कर दिया, ऐसा हुआ कि मुझे यहाँ पे प्रमोशन मिल गया और मेरी अभी इनकम हो गई 8 लाख पर एनम, 8 लाख पर एनम। अभी पैसे बढ़ गए तो क्या होगा, मेरी जो लाइफस्टाइल है वो चेंज हो जाएगी, थोड़ा अच्छा क्वालिटी वाला खाना खाऊंगी, जो कपड़े हैं वो ब्रांडेड पहनूंगी, तो ये क्या हो रहा है, मेरा स्टैंडर्ड ऑफ लिविंग जो है वो बढ़ रहा है। सो वैसे ही रूरल इंडिया में अगर लोगों को जॉब अपॉर्चुनिटी मिलती है, पैसे कमाते हैं, तो क्या होगा, उनका भी स्टैंडर्ड ऑफ लिविंग बढ़ जाता है। ओके, और इक्वल डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ वेल्थ, वो तो मैंने आपको समझा ही दिया, इक्वल डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ वेल्थ होता है पूरे इंडिया में बिकॉज ऑफ द स्मॉल इंडस्ट्रीज, वो लोग रूरल इंडिया में अगर सेटअप होती है इस वजह से। सी गवर्नमेंट दैट इज़ व्हाट दे वांट, राइट, दे डोंट वांट कि सारा ही जो इनकम है वो अर्बन एरिया में ही रहे, उन्हें ये चाहिए जितना भी टोटल इनकम है वो पूरे इंडिया में इक्वली डिस्ट्रीब्यूट हो। सो वो कौन हेल्प करता है, स्मॉल स्केल इंडस्ट्री ये करने में काफ़ी ज़्यादा हेल्प करती है। ओके, 5 पॉइंट है हमारे पास, नहीं 6 पॉइंट है, बट ये आपको फिर भी कितना, अगेन 2, 3, 5 मार्क कितने भी मार्क्स के लिए आ सकता है, बट हम हमेशा ऐसे किसके लिए याद रखेंगे, 5 मार्क के हिसाब से याद रखेंगे, ताकि कम मार्क्स के लिए आए तो हमें कम पॉइंट लिखना पड़ेंगे ना। अगर कम पॉइंट्स याद रखे गए और अगर 5 मार्क के लिए आ गया तब क्या करेंगे हम। ओके, सो दैट इज़ द रीज़न वाई वी शुड रिमेंबर 5 पॉइंट्स एटलीस्ट। नेक्स्ट क्वेश्चन पर आते हैं। हाईलाइट द रोल ऑफ स्मॉल बिजनेस इन इम्प्रूविंग इकोनॉमिक ग्रोथ एंड सॉल्विंग अदर सोशियो इकोनॉमिक प्रॉब्लम। मतलब ये स्मॉल बिजनेस है वो क्या उनके रोल है टू सॉल्व इकोनॉमिक प्रॉब्लम्स जो है वो पैसों के रिलेटेड, एंड सोशियो इकोनॉमिक प्रॉब्लम्स जो है वो सॉल्व करने में स्मॉल बिजनेस का क्या योगदान है। 1 मिनट का ब्रेक ले लेते हैं, आप भी ले लीजिए, मैं भी ले लेती हूँ, पानी पी लेती हूँ थोड़ा। ओके, या सो इसके काफ़ी सारे पॉइंट्स हैं। सबसे पहले क्या होता है, एम्प्लॉयमेंट जनरेशन। देखिए क्या होता है कि क्वेश्चंस है ना अलग अलग तरीके से पूछे गए हैं, आपको आंसर एट द एंड क्या है, सबके मैक्सिमम टाइम सेम ही होते हैं। दे आर ऑलवेज टॉकिंग अबाउट व्हाट, एम्प्लॉयमेंट, देन रीजनल डेवलपमेंट, ऑप्टिमम यूटिलाइजेशन ऑफ रिसोर्सेज, वो सारी चीज़ों के स्टैंडर्ड ऑफ लिविंग की बात करते हैं। तो ये 4 चीज़ें हैं ना, आपकी मैक्सिमम जो क्वेश्चंस है ना उसके आंसर में आएंगे ही आएंगे। ओके, बट ऑब्वियसली रीड द क्वेश्चन फर्स्ट प्रॉपरली, उसके बाद आंसर लिखना, डायरेक्टली लिखने नहीं चले जाना। सो एम्प्लॉयमेंट जनरेशन में कैसे, सिंस ये लोग रूरल इंडिया में खोल रहे हैं तो जो लोग अनएम्प्लॉयड है उन लोगों को एम्प्लॉयमेंट देने में काफ़ी ज़्यादा मदद देता है। हमें पता है कि जो रूरल एरिया है वहाँ पे डिस्गाइज्ड अनएम्प्लॉयमेंट भी होती है। ओके, आई होप यू ऑल नो द मीनिंग ऑफ डिस्गाइज्ड अनएम्प्लॉयमेंट, अगर नहीं पता तो बता देती हूँ। देखिए, डिस्गाइज्ड अनएम्प्लॉयमेंट का मतलब ऐसा होता है कि मानो एक एग्रीकल्चरल फील्ड है, एक एग्रीकल्चरल फील्ड है, इतनी बड़ी सी है, ठीक है, यहाँ पे छोटी बता रही हूँ, इतनी है। यहाँ पे एक्चुअली है ना, ये फील्ड में मुझे है ना 4 लोग अगर काम करेंगे ना तो मेरा काम हो जाएगा। ओके, आई जस्ट नीड 4 पीपल इन द फील्ड और यहाँ पे बढ़िया काम मेरा हो जाएगा। वॉट एवर वर्क इज देयर ये 4 लोग आराम से कर सकते हैं। 4 की जगह अगर यहाँ पे 7 पीपल अगर एम्प्लॉयड हो,
अगर 7 लोगों को मैंने एम्प्लॉयमेंट दी है, ठीक है, इंस्टेड ऑफ 4, तो ये जो एक्स्ट्रा 3 लोग हैं वो लोग की डिस्गाइज्ड अनएम्प्लॉयमेंट है। मतलब ये लोग एक्चुअली ना भी होते ना तो भी कोई फ़र्क नहीं पड़ता था, यहाँ पे ये फील्ड में प्रॉपरली काम चलते ही रहता। ओके, तो ये जो 3 एक्स्ट्रा लोग मैंने एम्प्लॉय किए हैं वो लोग, इनका होता है डिस्गाइज्ड अनएम्प्लॉयमेंट, सॉरी, डिस्गाइज्ड अनएम्प्लॉयमेंट, ठीक है। मतलब ये ऐसी अनएम्प्लॉयमेंट है जो हम लोगों को एक्चुअली लग रहा है ये लोग काम कर रहे हैं, बट इनका काम, अगर इनको ये जॉब नहीं होती इनके पास तो भी कोई फ़र्क नहीं पड़ता, ये जॉब अपनी प्रॉपरली ऐसे ही चलती रहती थी। ओके सो जो एम्प्लॉयमेंट अपॉर्चुनिटी देती है जो स्मॉल स्केल बिजनेस है वो लोगों को जिनके पास जॉब नहीं है। ओके, फिर मोबिलाइजेशन ऑफ रिसोर्सेज एंड एंटरप्रेन्योरल स्किल, क्या कह रहे हैं, अच्छा खासा जो सेविंग्स होता है और जो एंटरप्रेन्योर स्किल्स होते हैं लोगों में जो रूरल एरिया में रह रहे हैं या तो ऐसे सेमी अर्बन जैसे छोटे जो टाउन्स होते हैं वहाँ पे जो लोग रह रहे हैं, क्या होता है वो काफ़ी टाइम है ना जो लार्ज इंडस्ट्रीज़ है वो वहाँ पे नहीं जाती है। ओके, दे वुड ऑलवेज वांट टू सेट अप देयर इंडस्ट्री इन सम अर्बन एरिया या तो समवेयर नियर बाय। ओके, ये जो सारी रूरल एरियाज़ है वहाँ पे वो लोग नहीं जाते हैं, तो क्या होता है ये जो स्मॉल बिजनेस है अगर वो वहाँ पे जब खुल जाते हैं तो ये जो यहाँ के जो रिसोर्सेज है वो ऑप्टिमली यूज़ हो पाते हैं। ओके, इक्विटेबल डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ इनकम, मैंने आपको पहले ही कहा था इक्विटेबल कैसे होता है, ये इंडस्ट्रीज़ जो है वो लार्ज इंडस्ट्रीज से ज़्यादा वाइड स्प्रेड है, पूरे रूरल एरिया में भी काफ़ी ज़्यादा मिलेगी आपको, लार्ज स्केल इतनी नहीं मिलेगी। तो क्या होता है ये लोग जो वेल्थ होता है हमारे नेशन का उसे प्रॉपरली डिस्ट्रीब्यूट करने में मदद करते हैं। नेक्स्ट पॉइंट क्या है, रीजनल डिस्पोजल ऑफ इंडस्ट्रीज। ओके, ये जो स्मॉल स्केल इंडस्ट्रीज़ है वो लोग जो लोकल रिसोर्सेज है उसे ही यूज़ करती है और डिस्पोजन ऑफ इंडस्ट्रीज़ होती है यहाँ पे। वापस से वही सेम पॉइंट, यहाँ पे क्या कह रहे हैं, जो स्मॉल स्केल इंडस्ट्रीज़ है डिस्पर्स्ड होती है पूरे इंडिया में, मतलब आपको हर एक कोने में मिल जाएगी आपको, ना कि लार्ज स्केल इंडस्ट्री। ओके, सो डिस्पर्जन की वजह से क्या होता है, जो इकोनॉमिक डेवलपमेंट होता है और सोशियो इकोनॉमिक डेवलपमेंट कैसे होता है, क्योंकि वहाँ के लोगों का बेटर स्टैंडर्ड ऑफ लिविंग में हो गया, एम्प्लॉयमेंट अपॉर्चुनिटी उन्हें मिल गई। ओके, नेक्स्ट अपॉर्चुनिटी फॉर डेवलपमेंट ऑफ टेक्नोलॉजी। अभी कैसे होता है, ये जो स्मॉल स्केल इंडस्ट्रीज़ है ना वो लोग टेक्नोलॉजी नई जो आती है उससे यूज़ करने के लिए ट्राई करते हैं अपने बिजनेस में। ओके, सो आई विल जस्ट रीड दैट पॉइंट फॉर यू। क्या कह रहे हैं, स्मॉल स्केल इंडस्ट्रीज हैव ट्रेमेंडस कैपेसिटी टू जनरेट और अब्जॉर्ब इनोवेशन, खुद भी करते हैं और जो अगर किसी और ने भी किया हो इनोवेशन, कुछ नया लाया हो तो उससे वो लोग अपने बिजनेस में यूटिलाइज भी करते हैं, यूज़ करते हैं। Entrepreneurs or small business play a strategic role in commercializing new invention and products. It also facilitates the transfer of technology from one to other. अगर देखिए जो स्मॉल स्केल वाले होते हैं ना, काफ़ी ज़्यादा स्किल्ड लोग हैं ना, वो लोग जो जिनके पास इतने पैसे नहीं हैं बट दे हैव दैट आइडिया, वो लोग स्मॉल स्केल इंडस्ट्री अपनी चालू करते हैं। ओके, तो उससे क्या होता है, जो वो लोग के जो इनोवेशन होते हैं वो लोग उसे कमर्शलाइज कर देते हैं, लोगों को बेच देते हैं, और उससे क्या होता है कि ये जो टेक्नोलॉजी है एक से दूसरे के पास ये टेक्नोलॉजी पहुंच पाती है। ओके, इससे क्या होता है हमारी इकोनॉमी को ही बेनिफिट होगा ना, अगर नई टेक्नोलॉजी मिलेगी तो उससे क्या होता है इकोनॉमी को ही बेनिफिट मिलते हैं ये चीज़ के। ओके, जैसे अगर समझिए पहले जो था मशीन्स जो यूज़ होती थी अगर कोई प्रोडक्ट बनाने के लिए, वो मशीन एक टाइम पे 1 घंटे में वो 100 प्रोडक्ट्स बना रही थी। टेक्नोलॉजी के डेवलपमेंट की वजह से एक नई मशीन जो बनाई, वो अभी न्यू मशीन जो है वो न्यू मशीन क्या कर रही है, 1 घंटे में अभी 250 प्रोडक्ट्स बना रही है। तो इससे क्या हुआ, हमारी इकोनॉमी को ही काफ़ी ज़्यादा फ़ायदा होगा। ओके, सो दैट इज़ हाउ इट हेल्प्स। नेक्स्ट, सपोर्ट्स द ग्रोथ ऑफ लार्ज इंडस्ट्रीज़। एक आपको एग्जांपल देती हूँ, ये जो बड़ी लार्ज इंडस्ट्रीज़ जो अपनी होती है, फॉर एन एग्जांपल मैं आपको दे देती हूँ पेप्सी। ओके, पेप्सी की एग्जांपल देती हूँ। सो इतनी बड़ी जो इंडस्ट्रीज़ होती है ना, वो लोग सारे ही काम खुद नहीं करते हैं। ओके, जैसे कि बॉटल बनाना, बॉटल का कैप, उनका जो स्टिकर होता है, ये सारे काम वो लोग खुद ही इंडस्ट्रीज़ ये सारी सेटअप नहीं करते हैं। व्हाट डू दे डू, ये जो सारे छोटे जो काम होते हैं वो लोग स्मॉल स्केल इंडस्ट्रीज़ वालों को दे देते हैं करने के लिए। कैसे, एक को कहेंगे आप बॉटल मैन्युफैक्चर कीजिए,
एक को कहेंगे आप ढक्कन मैन्युफैक्चर कीजिए। ऑनेस्टली ऐसा होता है कि ऐसी काफ़ी सारी स्मॉल स्केल इंडस्ट्रीज है हु आर जस्ट मैन्युफैक्चरिंग द कैप्स ऑफ द बॉटल। ओके, एक को काम क्या दे देंगे कि आप स्टिकर्स जो है आप वो मैन्युफैक्चर कीजिए। तो ये क्या हो रहा है, ये जो स्मॉल स्केल इंडस्ट्रीज लार्ज स्केल इंडस्ट्रीज को हेल्प कर रही है। अगर ये लोग ना होते तो सारे के सारे जो एक्टिविटीज़ है, एक सिर्फ बॉटल जो है वो पेप्सी की बनाने के लिए, तो पेप्सी को कंपनी को इतने सारे उन्हें बिजनेस यूनिट सेटअप इंडस्ट्रीज जो है वो सेटअप करने पड़ते थे। एक इंडस्ट्री ने बॉटल्स बनाने के लिए, एक कैन बनाने के लिए, एक वो जो स्टिकर होता है वो जो रैप किया होता है बॉटल के वहाँ पे, उसे बनाने के लिए। सो इतना सारा खर्चा हो जाता था उनका। सो व्हाट डू दे डू, ये लोग इन्हें ये काम दे देते हैं। अभी इन्हें ये लोग ये काम दे देंगे तो उससे क्या होगा, तो स्मॉल स्केल इंडस्ट्रीज़ में लोग जो काम करते हैं और जो उसका जब पर्सन हु ओन्स इट, वो लोगों को अच्छा खासा इससे इनकम मिलता है। ठीक है, यहाँ पे क्या लिखा है, दे सपोर्ट द ग्रोथ ऑफ लार्ज इंडस्ट्रीज बाय प्रोवाइडिंग कॉम्पोनेंट्स, एक्सेसरीज एंड सेमी फिनिश्ड गुड्स जो इन्हें रिक्वायर होते हैं। ईजी? Okay, I hope you have understood till now. Let's go on to the next question. We need to give special attention for the growth of rural, backward and hilly areas. Why? क्यों attention देना चाहिए, क्या reason क्या है इसका? सबसे पहले तो बात ये करते हैं, जो हमारी गवर्नमेंट है वो लोग क्या सिर्फ अर्बन एरिया का ही उसे ही गवर्न कर रही है? नो राइट, वो लोग पूरे इंडिया को गवर्न कर रही है। सो अगर वो लोग डेवलपमेंट के बारे में सोचेंगे तो उन्हें ये सारे रीजन के डेवलपमेंट के बारे में भी सोचना पड़ेगा ना। वो लोग को क्या होता है, गवर्नमेंट वांट्स के इंडिया, ऑल ओवर इंडिया, पूरा इंडिया प्रॉपरली डेवलप हो, ना कि सिर्फ कुछ एक पार्ट डेवलप हो। ओके, दैट कैन बी वन रीज़न। दूसरा रीज़न क्या हो सकता है कि सबको एम्प्लॉयमेंट अपॉर्चुनिटी अगेन सबको मिले। ओके, ये एक रीज़न हो सकता है। लेट्स जस्ट गो थ्रू दीज पॉइंट्स। ओके, देखिए पहले जैसे आपको मैंने कहा, लार्ज स्केल इंडस्ट्री यहाँ पे नहीं होती है ज़्यादातर रूरल में। ओके, इसलिए अनएम्प्लॉयमेंट होती है ये रीजन में। इस वजह से हमें काफ़ी ज़्यादा ये सारे एरिया में ध्यान देना पड़ेगा। नेक्स्ट क्या है, एग्रीकल्चर में। ओके, जैसे मैंने आपको कहा यहाँ पे कोई वो नहीं है, स्पेस नहीं है। जैसे मैंने आपको कहा था कि डिस्गाइज्ड अनएम्प्लॉयमेंट होती है। डिस्गाइज्ड अनएम्प्लॉयमेंट को अगर निकालना है यहाँ पे, तो हमें स्मॉल स्केल इंडस्ट्री यहाँ पे सेटअप करनी पड़ेगी। इसलिए हमें ये सारे रीजन में जो है काफ़ी ज़्यादा ध्यान देना पड़ेगा, वरना ऐसा हो जाएगा वो जो 3 लोग मैंने जो आपको एग्जाम्पल दिया था, वो लोग एक्चुअल में अनएम्प्लॉयड ही रह गए एट दी एंड। सिर्फ लग रहा है हाँ इनके पास जॉब है, इनके पास काम है, बट अगर रियलिटी में देखने जाए उनके पास तो जॉब ही नहीं है। तो उनके लिए भी हमें ध्यान देना पड़ेगा एंड वी हैव टू लुक आफ्टर देयर नीड्स ऑल्सो। नेक्स्ट क्या है, मैंने जैसे आपको कहा गवर्नमेंट की रिस्पॉन्सिबिलिटी है ना कि सारे ही रीजन्स इक्वली डेवलप होने चाहिए। गवर्नमेंट सिर्फ एक ही रीजन के ऊपर कॉन्सेंट्रेट नहीं कर सकती है। ओके, नेक्स्ट क्या है, बेटर स्टैंडर्ड ऑफ लिविंग होगा ना इनका भी। देखिए हमारा स्टैंडर्ड ऑफ लिविंग जो है अर्बन एरिया में जो लोग रह रहे हैं उनका स्टैंडर्ड ऑफ लिविंग वे बेटर है दैन द रूरल एरिया। ज़रूरी नहीं है ऑल द टाइम, बट काफ़ी बार ऐसा हमने देखा है। सो उनका भी स्टैंडर्ड ऑफ लिविंग अच्छा होना चाहिए, उनको भी इनकम मिले, उनके भी पैसे बढ़े, जिससे वो लोग भी और ज़्यादा बढ़िया चीज़ें यूज़ कर पाए, उनकी भी स्टैंडर्ड ऑफ लिविंग अच्छी हो सके। इस वजह से हमें ये रीजन्स पर काफ़ी ज़्यादा ध्यान देना चाहिए। ओके, ईजी। नेक्स्ट क्वेश्चन पर जाते हैं। कैरेक्टरिस्टिक्स क्या है एंटरप्रेन्योरशिप के, ये मैंने आपके साथ पहले भी डिस्कस करे हुए थे इन द चैप्टर 1 शॉट में आपके साथ डिस्कस किए हुए थे। वापस से एक बार कर देते हैं। सिस्टमैटिक एक्टिविटी है ये। ओके, सिस्टमैटिक एक्टिविटी मतलब क्या होता है, ये तभी हमें एंटरप्रेन्योरशिप स्किल आती है, अक्वायर करते हैं हम लोग जब हमारे पास कुछ स्किल हो, हमने कुछ सीखा हो, उससे हम ये अक्वायर कर पाते हैं। और फॉर्मल एजुकेशन से भी हमें ये अक्वायर कर सकते हैं एंटरप्रेन्योरशिप स्किल। ज़रूरी नहीं है कि जो एक इंसान ऐसा है हु इज़ बॉर्न विद दीज काइंड ऑफ स्किल्स, ऐसा कुछ नहीं होता, हम ये स्किल सीख भी सकते हैं। लॉफुल एंड पर्पसफुल एक्टिविटी होनी चाहिए। देखिए जैसे मैंने आपको एक एग्जांपल दिया था, अगर एक इंसान जो है वो लेट्स से कि वो चोरी चकारी में है, ओके, चोरी करता है वो, और अगर उसको पकड़ा गया वो कहेगा अरे नहीं ये तो मेरा एंटरप्राइज है, आई एम एन एंटरप्रेन्योर, वो कहेगा अरे देखिए जैसे कोई नॉर्मल बिजनेस करने में रिस्क होता है वैसे ये काम में भी कितना ज़्यादा रिस्क है, सो वो नहीं चलेगा। ओके, ये एक ऐसी एक्टिविटी होनी चाहिए जिससे प्रॉफिट तो उन्हें हो ही हो, दैट इज़ नॉट एन इश्यू,
पर सोशल गेन, सोसाइटी को भी इससे कोई फ़ायदा होना चाहिए। इसके चोरी से सोसाइटी को कोई फ़ायदा नहीं हो रहा है। ये अनलॉफुल एक्टिविटी को कभी भी एंटरप्रेन्योरशिप में माना नहीं जाता है, ठीक है। नेक्स्ट पॉइंट क्या है, इनोवेशन। देखिए एंटरप्रेन्योरशिप एक क्रिएटिव है, कैसे, क्योंकि इट इन्वॉल्व्स क्रिएशन ऑफ वैल्यू। क्या करते हैं ये लोग, जो काफ़ी सारे फैक्टर्स होते हैं, फैक्टर्स ऑफ प्रोडक्शन को कंबाइन करते हैं और उससे ये लोग गुड्स और सर्विसेज ऐसी प्रोड्यूस करते हैं जो सोसाइटी को एक्चुअली ज़रूरत होती है उसकी। ओके, इसमें इनोवेशन होता है, कोई नया प्रोडक्ट हम बनाते हैं, नई मार्केट डिस्कवर करते हैं। नई मार्केट डिस्कवर करने का मतलब क्या है कि ऐसी जगह पे भी हम अपने गुड्स बेच रहे हैं जहाँ पे हमने पहले नहीं बेचे थे। ओके, एंड सोर्स ऑफ सप्लाई ऑफ इनपुट नए ढूंढेंगे, नई कोई टेक्नोलॉजी ब्रेक थ्रू, और ज़्यादा नए इनोवेशन, टेक्नोलॉजी और ज़्यादा बेटर करने के बारे में बात कर रहे हैं। और एंड इंट्रोडक्शन ऑफ न्यूअर ऑर्गेनाइजेशनल फॉर्म। ओके, कैसे करते हैं ये लोग, बाय थिंग्स बेटर, चीपर, फास्टर एंड प्रेजेंट कॉन्टेक्स्ट इन अ मैनर दैट कॉजेज अ लीस्ट हार्म। ऐसे गुड्स वो लोग प्रोड्यूस कर रहे हैं जो बेटर भी है, चीपर भी है, और अभी फ़िलहाल के लिए ऐसे भी गुड्स होने चाहिए जो सोसाइटी को हार्म ना करे। ओके, नेक्स्ट पर आते हैं, ऑर्गेनाइजेशन ऑफ प्रोडक्ट। ऑर्गेनाइजेशन ऑफ प्रोडक्ट का मतलब क्या है, देखिए अभी इनके पास प्रोडक्शन में क्या होता है, फॉर्म, प्लेस, टाइम, पर्सनल यूटिलिटी ये लोग क्रिएट करते हैं। आई होप आपको पता होगा ये सब क्या है, हमने इकोनॉमिक्स में ये सब पढ़ा हुआ है, ठीक है। इसके लिए क्या होता है कि हमारे पास जो डाइवर्स फैक्टर्स ऑफ प्रोडक्शन है ना, हमें उसको साथ में कंबाइन करना पड़ता है और उससे हमें कोई प्रोडक्ट बनाना पड़ता है, ठीक है। जैसे कि आपको पता है लैंड, लेबर, कैपिटल, टेक्नोलॉजी, दीज ऑल आर द फैक्टर्स ऑफ प्रोडक्शन। इसमें एक नहीं बताया एंटरप्रेन्योर। सो एंटरप्रेन्योर क्या करता है, ये बिजनेस अपॉर्चुनिटी देखता है और जो सारे उनके पास रिसोर्सेज है उसे मोबिलाइज करता है ताकि वो गुड्स प्रोड्यूस कर सके। काफ़ी बार क्या होता है कि जो उनके पास अगर कैपिटल ना हो तो उनके जो इन्वेस्टर्स है वो उनको पूरा उनका प्लान बताता है, ही टेल्स देम कि हाउ आई एम गोइंग टू डू दिस, और ये सब करने की वजह से कैसे सोसाइटी को फ़ायदा होगा, कैसे मैं इससे पैसे कमाऊंगा। ये उनके जो प्लान भी वो लोग जो बनाते हैं, वो प्लान से भी वो लोग काफ़ी ज़्यादा इन्वेस्टर्स अपने पास लेकर आ पाते हैं, जो उनको कैपिटल जो इनको ज़रूरत होती है, दे गेट दैट टू। ओके, सो व्हाट लाइज एट द कोर ऑफ ऑर्गेनाइजेशन ऑफ प्रोडक्शन, क्या है, क्या इसका मतलब, नॉलेज अबाउट अवेलेबिलिटी एंड लोकेशन ऑफ द रिसोर्सेज, और उसको ऑप्टिमली कैसे हमें यूज़ करना है। सो जब भी हम ऑर्गेनाइजेशन ऑफ प्रोडक्ट की बात करते हैं, उसका मेन एसेंस क्या है कि हमारे पास ये नॉलेज होनी चाहिए कि कहाँ कहाँ गुड्स अवेलेबल है और कितने अवेलेबल है, और रिसोर्सेज, आई मीन रिसोर्सेज कहाँ कहाँ अवेलेबल है और कितने अवेलेबल है, और उसे हम कैसे अच्छे से उसे कंबाइन करेंगे और उससे एक फिनिश प्रोडक्ट बनाएंगे ताकि हमारे रिसोर्सेज जो है वो प्रॉपरली यूज़ हो और कोई भी वेस्टेज ना हो। नेक्स्ट क्या है इसका कैरेक्टरिस्टिक, रिस्क टेकिंग। रिस्क टेकिंग कैसे, अभी देखिए अपनी जो उनकी सर्विस थी, उनकी जो जहाँ पे वो जॉब कर रहे थे, उसे छोड़कर वो लोग जब अपना एक बिजनेस चालू कर रहे हैं, दे आर टेकिंग अ रिस्क, राइट। क्योंकि क्या होता है, अगर अपना खुद का अगर एक बिजनेस होता है, उसमें पक्का नहीं होता कि प्रॉफिट कितना होने वाला है, कभी ज़्यादा कभी कम, या तो कभी लॉस भी हो सकता है। बट इन केस ऑफ इफ़ यू आर एन एम्प्लॉई, अगर आप कहीं पे जॉब कर रहे हैं, यू आर गोइंग टू गेट अ फिक्स सैलरी, तो फिक्स सैलरी को छोड़ के वो लोग जब एक बिजनेस, एक एंटरप्राइज चालू करते हैं, सेटअप करते हैं, दे आर टेकिंग दैट रिस्क ऑल्सो। ओके, ऑन विच एस्पेक्ट्स डज NSIC फोकस ऑन। अब आ गए वो हमारे जो पॉइंट्स थे ना, जो चार पॉइंट्स हमें याद रख रहे थे हम लोग हमेशा, ये 4 पॉइंट्स अभी आ गए। कौन से एस्पेक्ट्स पे वो लोग फोकस करते हैं। सबसे पहले क्या होता है, इंडिजीनियस और इम्पोर्टेड जो मशीन्स है वो इजीली उन्हें हायर परचेस टर्म पे मिल जाए, वो लोग को ये फोकस होता है। किसको, रूरल रीजन में जो स्मॉल स्केल इंडस्ट्री है उनके लिए, ठीक है। सेकेंड क्या है, प्रोक्योर, सप्लाई और डिस्ट्रीब्यूट करना, ये इंडिजीनियस एंड इम्पोर्टेड रॉ मटेरियल। सबसे पहले मशीन्स की बात कर रहे थे, उसके बाद उन्होंने बात की रॉ मटेरियल की, ठीक है। फिर ये भी हेल्प करते हैं कि वो लोग के जो प्रोडक्ट्स बनाए हैं स्मॉल बिजनेस, उसे एक्सपोर्ट करने में भी हेल्प करते हैं ताकि क्या हो, वो लोग और ज़्यादा पैसे अर्न कर सके। फिर इनको एडवाइजरी सर्विस भी देते हैं, जैसे कि टेक्नोलॉजिकल बिजनेस इंक्यूबेटर्स की तरह सर्व करते हैं। टेक्नोलॉजी अपग्रेडेशन के बारे में भी इनको अवेयर करते हैं। बाद में सॉफ्टवेयर टेक्नोलॉजी पार्क और टेक्नोलॉजी ट्रांसफर सेंटर्स जो है वो भी ये लोग डेवलप करते हैं,
ये 4 पॉइंट्स हैं, चारों के चार हमें याद रखने हैं। ये हमें मानो 5 मार्क के लिए अगर ये हमें पूछा, हाउ विल दे आस्क अस, ये 2 क्वेश्चन को कंबाइन कर देंगे, व्हाट इज द ऑब्जेक्टिव ऑफ एनएसआईसी एंड ऑन विच एस्पेक्ट डज इट फोकस ऑन, या तो ये कंबाइन करेंगे, और एल्स दे विल आस्क अस व्हाट इज द फुल फॉर्म ऑफ एनएसआईसी एंड विच एस्पेक्ट डज इट फोकस ऑन। इन विच एवर वे दे कैन आस्क अस, या तो ये 3 मार्क के लिए भी आ सकता है, सारे ना लिख के कोई भी 3 लिख देना, 2 मार्क के लिए भी आ सकता है, डिपेंडिंग अपॉन दैट, वी हैव नो क्लू। ओके, वी आर डन विद ऑल द क्वेश्चंस। इतने सारे ही जितने मुझे क्वेश्चंस लग रहे थे मैंने आपको सारे ही इसमें क्वेश्चंस डाल दिए हैं। अगर ऐसा कोई भी क्वेश्चन हो विच आई हैव मिस्ड आउट, और इफ़ यू डोंट नो एन आंसर फॉर, यू प्लीज़ लेट मी नो इन द कमेंट सेक्शन, और मैं आपको वो सारे क्वेश्चन के आंसर्स देने के लिए ट्राई करूँगी। ओके, थैंक यू सो मच।